आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं मोनिका ठाकुर और आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस मुक्त प्रदेश बनाने के लिए माफिया राज हटाओ प्रदेश बचाओ के नाम से अभियान शुरू किया गया है। इसी अभियान के तहत जिला हमीरपुर के गांधी चौक पर जिला भाजपा द्वारा एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला भाजपा द्वारा बरोहा से गांधी चौक तक विशाल रैली निकालकर रोड शो किया गया, जिसमें लगभग 300 बाइक सवारों ने भाग लिया। इस रैली के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती, जिला भाजपा अध्यक्ष अनिल ठाकुर, सांसद व लेफ्टिनेंट अनुराग ठाकुर, नादौन विधायक विजय अग्निहोत्री, नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा, सुजानपुर विधायक नरेंद्र ठाकुर सहित कई पार्टी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली का गांधी चौक पहुंचने पर विभिन्न महिला मोर्चों और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर व गुरुज देकर सम्मानित किया गया। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर को तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। माफिया राज हटाओ प्रदेश बचाओ के नारे से इस कार्यक्रम के दौरान जहां भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार को भू माफिया, ड्रग माफिया को लेकर घेरा, वहीं प्रदेश सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल की भी निंदा की। 4 सालों के वीरभद्र सिंह के शासन को भारतीय जनता पार्टी को माफिया राज कहना पड़ा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आज हिमाचल प्रदेश में अगर आम व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, अगर हिमाचल प्रदेश में अगर किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए मारा फिर रहा है, तो ये प्रश्न जनता के सामने खड़ा होता है। आज हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ लोगों का सरगना प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर बन करके बैठा है कि जो लोगों के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। क्या कारण है? कांग्रेस के पास का नेताओं की कोई कड़ी नहीं है? क्या कारण है जिस वीरभद्र सिंह को एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट इंक्वायर कर रही है, सीबीआई इंक्वायर कर रहा है, मारे वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केसों के लिए फिर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस शांत प्रदेश का, ईमानदार प्रदेश का, कि आज भी हमारा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जैसा भ्रष्ट व्यक्ति बैठा हुआ है। ये माफिया राज की शुरुआत इस प्रदेश में हुई है। हमने पूरे प्रदेश में माफिया राज हटाओ, हिमाचल प्रदेश बचाओ अभियान की शुरुआत की और उस अभियान के अंतर्गत 100 रैलियां करने का निर्णय हिमाचल प्रदेश में लिया और रैलियों का सिलसिला चल रहा था। अभी 7 ही रैलियां हुई थी कि हमारे यहां से भोरंज विधानसभा का उपचुनाव घोषित हुआ और एक बार हमारी इस रैली को हमने स्थगित भी किया, परंतु अभी 4 दिन पहले फिर हमने बैठक करके निर्णय लिया कि क्यों नहीं हमीरपुर की रैली जो 24 मार्च को रखी थी, वो एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि उस दिन 24 मार्च 1998 को हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री बने। हमीरपुर के साथ निचले हिमाचल के साथ भेदभाव खत्म करना है तो कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाना है। वन माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, तबादला माफिया, ये माफिया राज माफिया की सरकार करोड़ों रुपए प्रतिदिन बनाते हैं
हिमाचल प्रदेश की जनता को मरने के लिए मजबूर करते हैं, और इस मजबूरी में हमें जीने की आवश्यकता नहीं। इस माफिया राज से मुक्ति दिलाओ, कमल का फूल एक बार फिर खिलाओ, और 24 मार्च 1998 को जिस तरह से यहाँ पर सरकार बनी थी, और मुझे भी आज याद है कि हमीरपुर तो दुल्हन की तरह सजा हुआ था, ऐसा लगता था दिवाली मनाई जा रही है, क्योंकि एक बार फिर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आज भी 24 मार्च है, हमीरपुर में बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। यहीं से संकल्प लेना है, माफिया राज हटाओ, हिमाचल बचाओ। और हिमाचल को इसलिए भी बचाना है, जो भाई रणधीर जी ने कहा कि एक समय वो था जब हिमाचल नंबर 1 राज्य है, 85 अवार्ड मिलते थे। एक समय आज है जब हिमाचल प्रदेश 24वें स्थान पर है। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया है, केवल माफिया राज को ही बढ़ावा मिला है। खनन माफिया के खिलाफ आज प्रदेश में जनता उठ खड़ी हुई है। मैं पांवटा साहब में था, वहाँ यमुना का सारा बेस खुदाई हो रही है। हिमाचल में अगर कोई पांवटा साहब की तरफ को ट्रैक्टर लाता है तो पहली बार 5,000 जुर्माना, दूसरी बार 10,000 जुर्माना, तीसरी बार ट्रैक्टर जब्त। और उसी यमुना का दूसरी तरफ हिमाचल के लोग उत्तराखंड में जाकर हजारों ट्रालियां दिन की बेच रहे हैं। ऐसा खनन वहां चला हुआ है, वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही। किसका संरक्षण प्राप्त है? कौन बचा रहा है? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक स्वां का जो रेता था वो वहां तक पहुंच गया। तो रेता, बजरी पंचायतों के प्रधान मिले, उन्होंने कहा हमें विकास के लिए, काम के लिए चाहिए, मिल नहीं रहा। बाहर वालों को कैसे बिक रहा है? उनको नोटिस आ गए कि तुम्हारा तो मार्च महीना आ गया, जल्दी करो विकास के काम, पैसा पड़ा है, पैसा वापस हो जाएगा। रेता बजरी नहीं मिलेगी तो प्रधान क्या करेंगे? लोग देवी दर्शन करने के लिए आते थे, देवताओं के मंदिरों में आते थे, देवियों के मंदिरों में आते थे, आत्मिक शांति, आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए आते थे, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आते थे हिल स्टेशंस पर। आज वो देवभूमि ड्रग भूमि बना दिया। ये कांग्रेस सरकार की देन है। और नशा जितना ज्यादा फैल रहा है, हमारे बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। आपने देखा होगा नशा बड़ी तेजी से फैल रहा है समाज में। समाज और सरकार को मिलकर इसको हटाने के लिए प्रयास करना होगा, नहीं तो पूरी पीढ़ी तबाह हो जाएगी। सतपाल सत्ती जी कह रहे थे कि नर्सरी है हमारी सैनिकों की हिमाचल प्रदेश। सेना में भर्ती होने के लिए फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे भूतपूर्व सेना के अधिकारी और सैनिक बैठे हुए हैं। आप हमारे समाज की शान हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने जो कहा था फरवरी 2014 में, 1 साल के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन अगर किसी ने लागू किया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। लाखों रुपए के एरियर एक एक व्यक्ति को मिले हैं, हजारों करोड़ रुपया दिया गया। लेकिन ये तब मिला जब इन वीर सैनिकों ने सेना में सर्विस की। प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व प्रवक्ता दीपक शर्मा द्वारा कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देने के बाद दीपक शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दीपक शर्मा ने गांधी चौक पर भाजपा द्वारा आयोजित माफिया राज हटाओ प्रदेश बचाओ कार्यक्रम के दौरान भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व प्रवक्ता दीपक शर्मा माफिया राज हटाओ प्रदेश बचाओ के कार्यक्रम के दौरान मंच पर पहुंचे। मंच पर पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने दीपक शर्मा को गले लगाया और पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पर बधाई दी। इस मौके पर प्रेम कुमार धूमल ने दीपक शर्मा को पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। दीपक शर्मा को आश्वासन दिया कि पार्टी में उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद
बाद दीपक शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी मूल विचारधारा और सिद्धांतों को भूल चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा और दूरगामी सोच को देखते हुए बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। देखिए, ऐसा है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो देश हित की सोच है और जो देश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बात जो है मोदी जी ने कही है, उसको आधार मानकर और जो मोदी जी ने आह्वान किया है पूरे देश में कि हम क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर एक नए युग का सूत्रपात हम करें, उसके लिए उससे प्रभावित होकर, और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी जिस पार्टी में मैं रहा हूँ उस पार्टी की अपनी जो मूल विचारधारा है उससे वो पार्टी भटक गई है। जो पार्टियों की विचारधारा क्या होती है कि जो जनता चाहती है, जो जनहित की बातें हैं, उनके ऊपर जनता के हित के साथ खड़ा होना। आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि पूरे देश की जनता जो है वो मोदी जी के साथ खड़ी है। आज मोदी जी ने नोटबंदी की तो पूरे देश ने उसका स्वागत किया, क्योंकि केवल मात्र 5,000 लोगों के पास जो धन था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 130 करोड़ लोगों के साथ खड़ी नहीं हुई, जिनकी ये इच्छा थी कि ये नोटबंदी बहुत अच्छा कदम है। कांग्रेस पार्टी उन 5,000 लोगों के साथ खड़ी हुई जिनके पास काला धन था। इसी ढंग से कांग्रेस ने जो जनहित के सभी मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर अपना दृष्टिकोण बदल लिया है, या यूं कहें कि मानसिक तौर पर, दिमागी तौर पर कांग्रेस पार्टी का दिवाला पिट गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं और ये तय कर कि जीवन पर्यंत अब इस पार्टी में रहकर मन से, वचन से, कर्म से हमने समाज हित की, समाज की सेवा के लिए समर्पित होकर काम करना है। पहले भी हमने कभी भी स्वहित की राजनीति नहीं की, ना ही हमने किसी तरह की स्वार्थ की राजनीति की। निस्वार्थ सेवा हम करेंगे और समाज हित की सेवा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल में मजबूत बनाएंगे। और आने वाला जो समय है, जो विधानसभा चुनाव है, निसंदेह हिमाचल प्रदेश में हम कांग्रेस मुक्त हिमाचल बनाएंगे और 60 से ऊपर सीटों का जो लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे। 24 मार्च के दिन को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अधिकतर लोग टीबी जैसी बीमारी के प्रति जागरूक नहीं होते, इसलिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। टीबी को देश से 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार टीबी के मरीजों को दवा के लिए नगद रुपए देने की तैयारी में भी है, जिससे वे कहीं से भी दवा खरीद सकते हैं, क्योंकि लाखों मरीज सरकार की ओर से मुफ्त दवा देने के बाद भी डॉट्स सेंटर तक दवा के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। भारत में साल 2015 में टीबी से मरने वालों की संख्या 4,80,000 थी, जो साल 2014 में इस रोग से हुई 2,20,000 मौतों से दुगुनी है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 27% टीबी के मामले भारत में हैं। देश में यह सबसे घातक संक्रामक रोग है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नए टीबी के मामलों में करीब 2.5% मामले सामने आए हैं, जिन्होंने टीबी की दवा के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर ली है और उन पर दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा। दुनिया में केवल 6 देशों भारत, इंडोनेशिया, चीन, नाइजीरिया, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका में नए टीबी मामलों में 60% पाए जाते हैं, जबकि भारत, चीन और रूस संघ में दुनिया के टीबी दवाइयों के प्रति प्रतिरोध विकसित हो चुके हैं। 45% मरीज पाए जाते हैं। दुनिया भर में बीमारियों से मौत के 10 शीर्ष कारणों में टीबी को प्रमुख बताया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीबी रिपोर्ट 2016 के मुताबिक भारत में दुनिया के 24% टीबी के मामले हैं और इस रोग से हर साल करीब 5 लाख भारतीयों की मौत हो जाती है। टीबी या क्षय रोग नाम की यह बीमारी बच्चों पर भी व्यापक प्रभाव डालती है। आंकड़ों के मुताबिक 2015 में दुनिया भर में टीबी से करीब 10 लाख बच्चे प्रभावित हुए। इनमें से करीब 1,70,000 बच्चों की मौत हो गई है। भारत में टीबी के करीब 10% मामले बच्चों में हैं, लेकिन इसमें से केवल 6% मामले ही सामने आ पाते हैं। यह काफी चिंता का विषय है, इसलिए टीबी के प्रति सचेत रहना जरूरी है। 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी टीबी हो सकती है।
माइक्रोस्कोप से बलगम की जांच करवाएं। डॉक्टर के परामर्श से स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सीधी देखरेख में 6 से 8 माह की दवाई लें। टीबी का इलाज पूर्णतः संभव है। टीबी का निदान व इलाज सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त किया जाता है। डॉट्स प्रणाली में टीबी की दवाइयां फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के माध्यम से प्रतिदिन निःशुल्क दी जाती है। टीबी का इलाज अधूरा न छोड़े, बिगड़ी टीबी लाइलाज हो सकती है। वहीं टीबी को देश से 2025 तक खत्म करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से इस बीमारी से पीड़ित लोगों को नगद रुपए उपलब्ध करवाने की तैयारी की जा रही है, जिससे कि वे कहीं से भी दवा खरीद सकते हैं। इसके अलावा ऐसे टीबी मरीजों की पहचान के लिए अभियान तेज किया जा रहा है, जिनके बारे में अभी जानकारी नहीं है। लाखों की संख्या में टीबी मरीज सरकार की ओर से मुफ्त दवा देने के बाद भी डॉट्स सेंटर तक दवा के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। इसी वजह से उन्हें नगद रुपए देने की तैयारी की जा रही है, जिससे कि वे चाहें तो निजी दवा दुकान से दवा खरीद सकते हैं। निजी अस्पतालों में टीबी मरीजों का इलाज करवाने वाले चिकित्सक को भी मेहनताना देने की तैयारी है। इस चिकित्सक पर मरीज को दवा की पूरी डोज दिलाने की भी जिम्मेदारी होगी। टीबी के 70% मरीज गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं। इस बीमारी से 15 से 49 वर्ष के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। देश में ट्यूबरकुलोसिस मरीजों की संख्या 28 लाख है, लेकिन करीब 10 लाख टीबी मरीज पंजीकृत नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें पूरी दवा की डोज मिल रही है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लिहाजा इस वर्ष मंत्रालय का लक्ष्य है कि ऐसे 4 से 5 लाख मरीजों की पहचान कर पंजीकृत किया जाए। नए मरीजों की पहचान के लिए चलाए जा रहे अभियान में अब जनवरी-फरवरी 2017 में 7 राज्यों के 50 जिलों में करीब 60,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें 2,500 टीबी के नए मरीज सामने आए हैं। इस अभियान को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने वर्ष 2015 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 191 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। इस बार 21 करोड़ रुपए के घाटे का बजट है। गत वर्ष 170 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। वहीं प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ की ग्रांट इस बार जारी की है। बजट में फीस वृद्धि में राहत दी गई है। विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए बजट को पारित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारिणी परिषद की बैठक में 25.34 करोड़ घाटे के बजट प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाई गई है। विश्वविद्यालय के इस वित्त वर्ष के बजट में 100 करोड़ रुपए की ग्रांट विश्वविद्यालय को सरकार से प्राप्त हुई है। बजट का सबसे अधिक हिस्सा विश्वविद्यालय के शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर खर्च हो रहा है। इस बार बजट में जो खर्च विश्वविद्यालय कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर विश्वविद्यालय ने दर्शाया है, जो 100 करोड़ 5 लाख के करीब है। इसके अलावा अन्य देनदारियों का खर्च 86 करोड़ से अधिक रहेगा। विश्वविद्यालय ईआरपी सिस्टम के तहत सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के तहत समय पर परीक्षा परिणाम घोषित करने के साथ ही छात्रों को ऑनलाइन प्रवेश फीस जमा करवाने की सुविधा देगा। इसी प्रणाली के तहत विश्वविद्यालय प्रशासनिक शाखाओं के साथ विश्वविद्यालय हॉस्टल मेस के साथ ही प्लेसमेंट सिस्टम को भी पूरी तरह से हाईटेक करेगा। विश्वविद्यालय के बजट में नए विभागों में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए 25-25 हजार दिए जाएंगे। इसके अलावा गैर शिक्षक कर्मचारियों के भवन, कैंटीन, क्रेच, मॉडल स्कूल व आवासों के लिए 3 करोड़ से अधिक बजट रखा गया है, जिसे विश्वविद्यालय यूजीसी से प्राप्त होने वाली 12वीं योजना की ग्रांट राशि और विश्वविद्यालय बजट की राशि से खर्च करेगा। विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद में इस वित्त वर्ष 94 गैर शिक्षकों और 90 शिक्षकों के पदों को भरने की भी मंजूरी प्रदान की गई है। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोल स्टार टीवी के साथ।